जब जमीन लर्जी तो इस जलजले ने सिर्फ दीवारों को नहीं निजाम को भी हिला कर रख दिया। प्रेडिक्शन तो अर्थक्वेक में सवाल ही नहीं पैदा होता। इतने सारे लोग तमाशाई बने तो खड़े थे, उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। बिलावल भुट्टो जाहिर है यंग है, उनको एडवांटेज है। जब हम आते हैं कमरे के अंदर तो हमेशा हमें ठंडा पानी एकदम नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी को अपना रेस्ट दें। यूथ हमारी 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन है। कराची में मुसलसल जलजले के झटकों के बाद शहर में खौफ की फिजा। 48 घंटों के दौरान मखसूस इलाकों में 11 बार जलजले के झटके रिकॉर्ड किए जा चुके। मलीर जेल से अफरा तफरी का फायदा उठाकर 100 से ज्यादा कैदी फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। नेशनल हाईवे बंद। जलजले का मामला कितना संगीन, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। रोशनियों के शहर में अंधेर नगरी। पुलिस ने डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद करने वाले 62 शख्स को गिरफ्तार तो किया, लेकिन लॉकअप का ताला लगाना भूल गए। बात बढ़ने पर नए लॉकअप के साथ नए लुक के साथ मुलजिम की नई तस्वीर भी जारी की गई। FIR में भी कमजोर दिफात का इंकशाफ हुआ। क्या कराची में कानून नाम की कोई चीज है भी? भारत की जंग के बाद सिफारती महाज पर भी मुसलसल हजीमत। G7 सरबराही इजलास में मोदी की एंट्री बैन। कनाडा ने भारत को शिरकत की दावत ही नहीं दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमेरिका में कामयाब सिफारतकारी। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी और रूसी मंदूबीन से मुलाकातें हो गई, मजीद अहम मुलाकातें होंगी। बजट 2025-26 में फाइलर्स को रिलीफ, नॉन फाइलर्स के लिए तकलीफ। विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 1.2% मुतवक्के। डिजिटल पेमेंट्स के फरोग के लिए कैश पर पेट्रोल 3 रुपये महंगा बेचने की भी अनोखी तजवीज़ आई है। छोटी गाड़ियों के सेल्स टैक्स में भी इजाफे पर गौर। नए बजट में आवाम के लिए क्या कुछ नया है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तान के सर का ताज शंदूर पोलो फेस्टिवल का रवामा आगाज। तारीखी फेस्टिवल के लिए इस बार क्या तैयारियां हैं, सेक्रेटरी सयाहत खैबर पख्तूनख्वा से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नो बखैर आखले भली करे आया। वाशा तक दुनिया बोले के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। वैसे फैसल, ऐसा होता है ना अक्सर कि हम चाहते हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग कोई बहुत ही रिफ्रेशिंग न्यूज़ या कोई अच्छी बात हमें करने मिले या कुछ बड़ा हैपनिंग। आई थिंक कल कुछ हैपनिंग तो हुआ बट वाज नॉट हैप्पी एटलीस्ट। प्रिजन ब्रेक मूवी हमने असल में देख ली। और हुआ ये कि कराची का इलाका है मलीर। वहाँ एक तो ये चीज़ के कराची में जलजले आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट ये हुआ कि जब ज़मीन लर्जी तो इस जलजले ने सिर्फ दीवारों को नहीं निज़ाम को भी हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूँ कि मलीर में जब ये जलजले के झटके मुस्तकिल महसूस किए गए तो वहाँ लोग खौफ हरास में मुब्तला हुए। फिर वहाँ पे है एक जेल, ठीक है, और खौफ की इस वक्त अपनी इंतहा को छू गई जब जलजले के दौरान मौका देकर 100 कैदी वहाँ से जेल से भाग निकले। फिर उनको पकड़ने के लिए मुकाबला शुरू हुआ और उसके बाद अगेन एक प्रिजन ब्रेक। अभी आज सुबह से एक रिपोर्ट ये भी चल रही है कि देवर अप्रॉक्सीमेटली 216 प्रिजनर्स जो निकले हैं वहाँ से। अब ये बात करेंगे जब अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से, तो ज़रा इस पर डिटेल लेंगे। और दूसरा ये कि कल अब DIG ने जब बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि लोगों में खौफ व हिरास था। फिर आज जब IG ने बात की इसके ऊपर, उन्होंने दौरा भी किया है, तो वो ये कह रहे हैं कि इनमें से ज़्यादातर एक तो मनशियात के आदी लोग होते हैं और इनका जहनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं होता, और फिर लोगों में खौफ व हिरास भी था, फिर भगदड़ भी मच गई थी। अच्छा, 600 कैदी फैसल बैरक से बाहर था। अब ये भी समझना है कि वो बैरक से बाहर क्या कर रहा था, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। कि शायद जलजला आया तो उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया ओपन ग्राउंड में। फिर कुछ इतला दिए भी हैं कि शायद कोई दीवार कच्ची थी, वो शायद क्रैक हुई तो उसके बाद भाग निकले। इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार मौजूद हैं। खुर्रम, क्या डिटेल्स है आपके पास इस हवाले से, क्या हुआ एग्जैक्टली कल रात? देखिए, तकरीबन रात के तकरीबन 1 बजे के लगभग का ये टाइम था कि अचानक से शोर शराबा शुरू हुआ और उसके बाद कुछ एहलकार जो है वो सो रहे थे और कुछ वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे थे, जो कि वहाँ से पहले से मौजूद है जेल के अंदर, जो दिन में ड्यूटी करते हैं और अक्सर वहीं पे सोते हैं और फिर सुबह अपनी मॉर्निंग ड्यूटी पे आते हैं। तो अचानक शोर शराबा शुरू हुआ और एक मॉक जिसमें
तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 के करीब जो है वो कैदी थे, उन्होंने दरवाजे का रुख किया। क्योंकि ज़लज़ले के झटकों की वजह से इनको बैरिकों में नहीं रखा गया था, जो गुज़श्ता रात गुज़री है। तकरीबन 600 कैदी ऐसे थे जो कि बैरिक नंबर जो सेक्शन नंबर 4 है और 5 है, उसके कैदी हैं, उनको एक ग्राउंड में रखा गया था और उसके खिलाफ सिक्योरिटी भी लगाई गई थी। लेकिन एक मॉब की शक्ल इख्तियार हुई, एक जो कह लें कि बलवा करने वाली जो हुआ और इस दौरान पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई ताकि खौफ और हरास हो और कैदी जो है वो हंगामाराई ना करें। लेकिन कैदियों ने हंगामाराई शुरू करी, 100 से के करीब कोई कैदी थे जिन्होंने तोड़-फोड़ करी, ऑफिसेज़ में भी तोड़-फोड़ हुई है और उसके बाद मेन गेट पे धावा बोलने के बाद उसको धक्का दिया है, जिसके बाद ये कैदी जो है वो वहाँ से फरार होना शुरू हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी फौरी तौर पे तलब की गई। इतराफ में जो थाने हैं जिसमें हम बात करें, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट जो मरीर जेल है ये नेशनल हाईवे पे वाक़ है। इसके साथ ही कालखीर थाना भी है, सुक्कन थाना यहाँ करीब है, कायदाबाद थाना है। उसके अलावा मरीर सिटी के अतराफ में ये 4-5 थानों की जो नफरी फौरी तौर पे वहाँ पहुँची है और उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लेते हुए इतराफ में जो फरार होने वाले जो कैदी थे, जिसमें भैंस कॉलोनी के इलाके से कोई गोट है, उसके अच्छा इलाकों से ये बताइएगा, फरार होने वाले कैदी को पकड़ना। खुरम ये बताएगा कि 3 तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक कहा जा रहा है कि ये बच्चा जेल है, दूसरा ये कि आज आईजी साहब ने जब बात की तो उन्होंने कहा ज़्यादा मनशियात के आदी हैं। कोई संगीन जराइम में मुलव्विस कैदी भी हैं यहाँ से जो फरार हुए हैं, क्या इस पर कोई बताया गया कुछ? देखें, इसका नाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मरीज जेल और इसको बच्चा जेल भी कहा जाता है। लेकिन ये बच्चा जेल नहीं है, जुवेनाइल जेल जो है वो सेंट्रल जेल के अंदर मौजूद है, अच्छा, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। इस जेल का नाम बच्चा जेल के नाम से ये मशहूर है ओके। और डिस्ट्रिक्ट मरीज जेल ये कहलाती है। अच्छा, कैदियों की बात करें तो यहाँ जो कैदी हैं ये जो मंशियात के आदी या मंशियात फरोश जो गिरफ्तार होते हैं, उन नौयत के जो केसेस होते हैं उसके कैदी यहाँ हैं। उसके अलावा 23 से 1 का केस एक होता है, एफआईआर दफा होती है, जिसमें किसी भी मुलजिम के पास से असला मिलता है। उस नौयत के चेक बाउंस होने के जो केसेस होते हैं, उसमें जो गिरफ्तार होने वाले जो मुल्ज़िमान होते हैं, उनको इस जेल में यहाँ रखा जाता है। ज़्यादातर तादाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट मरीज जेल में मंशियात के आदी अफराद या मंशियात जो बेचने वाले लोग हैं, जो कि जिनको सी कैटेगरी में कहा जाता है कि जो छोटे मंशियात फरोश हैं, उनके वो उस नौयत के कैदी यहाँ मौजूद होते हैं। ज़्यादातर जो हमने देखा, जो रात में जो फरार होने वाले जो मुल्ज़िमान थे, उसमें मंशियात के आदि ये जो कैदी थे या मंशियात फरोश इनमें से थे, किसी ने वही लोगों की तादाद पुलिस ज़्यादा मौजूद है। ऑफिसर्स के ऊपर भी क्या हमला किया है? बताया जा रहा है ज़ख्मी हुए हैं, वो कैसे ज़ख्मी हुए? क्या भगदड़ की वजह से कोई एक शायद हलाकत भी हुई एक है। हलाकत भी हुई है क्या? जी, बिल्कुल, इसमें एक कैदी की हलाकत हुई है। 3 जो है वो सीटों सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी हुए, 4 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए जो कि जेल पुलिस के थे। ये पत्थर लगने से ज़ख्मी हुए कि अंदर मार-पीट हुई है, ओके। डंडों का इस्तेमाल किया गया कैदियों की जानिब से, क्योंकि वो फरार हुए। 216 कैदियों की टोटल तादाद जो है वो सामने आई है। इस डिस्ट्रिक्ट जेल की मैं बात करूँ तो इसमें 6002 कैदी जो है वो ठीक ऑन है रिकॉर्ड खुरम, मौजूद ठीक थे, है, जबकि बिल्कुल बात किया ठीक है। तादाद की तो सिर्फ 2400 कैदियों की यहाँ तादाद है। ओके, अच्छा, ठीक है। थैंक यू और सो मच उसमें ये गुलजार। भी डिटेल है कि ये जो इलाका है ये बंद भी रहेगा मंजिल पंप से आगे तक, तो ये भी एक जो भी शहर, थैंक यू सो मच खुरम गुलजार। तो जो भी शहरी यहाँ करने का कुछ मंसूबा बना रहे हैं वो भी देख लें, या वो पहले तो ज़रा मैपिंग और अपना रूट वगैरह वो चेक देख कर लें, लें। मेरे ख्याल से और काफ़ी अच्छा हो और जाएगा। ये भी है कि इतने बड़ी तादाद में कैदी फरार हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में पकड़े भी गए हैं, लेकिन अब जो मफरूर हैं वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा, तो उनको पकड़ने के लिए भी इस वक्त फुल फ्लैश ऑपरेशन भी जारी है। और ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ज़लज़ले के झटके आए। एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट, एक बहुत ही अहम मामला, और वो ये कि जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्लाइमेट जो एडवर्सरी है, माहौल की ख़राबी है, उससे बहुत ज़्यादा, हमने कल ये बात की थी कि पाकिस्तान रिस्क फैक्टर में, माहौलियाती रिस्क फैक्टर में नंबर 1 पर है, और उन रिस्क फैक्टर्स में से एक है ज़लज़ला। वैसे तो हमारे यहाँ गर्मी और हम सैलाब की बात करते हैं, लेकिन जब ज़लज़ला आता है हमें 2005 की वो चीज़ याद आ जाती है सादिया। और ऑल्दो के इतने ज़्यादा रिक्टर स्केल पे इनकी शिद्दत नहीं थी। हम बात कर रहे हैं अब कराची में आने वाले पिछले 48 घंटों में 11 ज़लज़ले के झटकों के हवाले से, और शिद्दत मामूली नौयत की थी, लेकिन एक ही मखसूस इलाके में बार बार आना। और आपने सादिया ऑफ कैमरा एक चीज़ मुझे बताई थी, मैं चाहूँगा वो बताइए कि इसका आहिस्ता आहिस्ता मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। एक तो ये कि रात 11 बजे भी एक ज़लज़ला आया है, दूसरा ये कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ये 2.4 से 2.7 गया है, फिर 2.9 गया है, 3.2 गया है, अब ये रात को जो ज़लज़ला आया ये 3.4 आया है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि क्या ये फॉल्ट लाइन, यानी जो ज़मीन अपनी सतह छोड़ती है उसके बाद क्या इतनी जगह बन जाती है कि उसके बाद आने वाला जो आफ्टर शॉक है वो और ज़्यादा
तबाही कर सकता है, या उसका रेक्टर स्केल पर जो मेजरमेंट है वो और ज़्यादा बड़ी हो सकती है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? हमने तो हमेशा ये देखा है ना कि थोड़ी जो सी मेन curiosity ज़लज़ला हो होता रही है, जो वो बहुत मरकज़ी, बड़ा वो होता बड़ा है, उसके होता बाद है, उसके बाद आफ्टर कम शॉक्स होते की हैं। शिद्दत कम होती अच्छा, वो जाती पता है। है क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ज़मीन वापस अपनी जगह पर आती है, आफ्टर द ट्रेमर ज़मीन आपस वो अपने आप को ठीक करती है, करेक्ट करती है। बट इज इट दैट ये स्टिल किसी बड़े ज़लज़ले की तरफ जा सकता है? खुदा ना खास्ता, व्हाट एग्जैक्टली इज द सिनेरियो? इस पे हम बात कर लेते हैं। सरबराह नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर कराची अमीर हैदर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो लगारी साहब हमें ज़रा बताइए, जी हमें ज़रा ये बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है? जी हम आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। प्लीज़ टॉक अस थ्रू कि क्या हो रहा है कराची में। देखिए, ये एक फॉल्ट एक्टिव हुआ है जिसे हम लांडी फॉल्ट कहते हैं, और इसकी एक किलोमीटर्स में लेंथ होती है, तो वो सेटल होते हुए जो है ना उसको टाइम लगता है। अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे कि ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे थे कि जब बड़ा कोई आता है तो उससे यानी 3.6 का सबसे पहला अर्थक्वेक आया था, उससे बड़ा कोई भी अब तक अर्थक्वेक नहीं आया है। ठीक है जी। और ये इसको कुछ टाइम लगता है अपनी एनर्जी रिलीज करने में, क्योंकि ये किलोमीटर्स में होती है। ये रेसिप्रोकल टू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ रप्चर लाइन जो होती है, रेसिप्रोकल होती है टू मैग्नीट्यूड। जितना मैग्नीट्यूड होगा उतनी लेंथ उसकी रप्चर होगी। राइट। बेसिकली इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और इंशाल्लाह ग्रेजुअली ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और ये हमने ऑब्जर्व किया था मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक के ज़माने में, तो ये चीज़ें हमने पर्सनली भी ऑब्जर्व की हैं, और उसको भी सेटल होते हुए, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड था, तो 6 महीने लग गए थे, और इसमें हफ्ता या इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। राइट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा भाई साहब कि क्या हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या इससे ज़्यादा पावरफुल ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाएंगे आइंदा एक हफ्ते तक, अगर इसको सेटल होने में टाइम लगेगा? देखिए, प्रेडिक्शन तो अर्थक्वेक में सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी रही जो आपने बात की है कि ये, क्योंकि इसका एक फ़ायदा ये होता है जब एनर्जी रिलीज होना शुरू होती है तो वो अपना उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नहीं आता है। और ये कोई अरसे तक ये साइलेंट हो जाता है। सही। ठीक है यार साहब, ये मुझे बताएं कि क्या इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई अमल दखल है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ज़ेर ज़मीन पानी का ज़्यादा निकालना या ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, एज अ लेमैन आप हमें क्या इस पे गाइड कर सकेंगे? देखिए, जनरली कोई और जगह होता जहाँ आइडेंटिफाइड नहीं होता, ये तो आइडेंटिफाइड फॉल्ट था और ये पास्ट 100 सेंचुरी से था। वैसे जो आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इसमें कोई भी सच प्रोमिनेंट वो नहीं आई है रिसर्च जिसमें ये कहा जाए कि ये कोई बिल्डिंग की वजह से हुआ या कोई और वजह से हुआ। देखिए, अर्थक्वेक का होना जो होता है वो बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट होती है, और ये साल ब साल कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ज़मीन का, और ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, और डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट स्पीड होती है। और जिस तरफ जैसे आपका नॉर्दर्न पार्ट है वो मोस्ट एक्टिव है, और वहाँ पर क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, और हमारा जो एरिया है वो थोड़ा सा उसकी टेक्टोनिक्स प्लेट की स्पीड कम है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि मिसाल लीजिए कि अगर एक जगह जैसे यहाँ लांडी फॉल्स के हम बात कर रहे हैं, यहाँ अब ज़लज़ले आ रहे हैं, पिछले 48 घंटों में 11 से ज़्यादा हमने शॉक्स देख लिए हैं, कल रात भी आया है। सो अब ये क्या आते रहेंगे? मतलब अगर एक दफ़ा कहीं पर ज़लज़ला आ जाता है तो देखिए, इसमें 20 अभी तक अर्थक्वेक है, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ, 20। ओके, 20। तो बाकी रही बात, इससे जो होता है ना, जब बड़े अर्थक्वेक आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो किसी और फॉल्ट को भी ट्रिगर करते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी मैग्नीट्यूड का नहीं है, तो ये किसी और फॉल्ट को ट्रिगर नहीं कर पाएगा। हैदर साहब, मैं आपसे एक मरतबा फिर चाहूँगा, आप ज़रा देखने वालों को बताइए, आप कह रहे हैं कि 20 ज़लज़ले के छोटे बड़े झटके महसूस किए गए हैं विद इन
within the span of 48 how many hours? Almost 40 hours, you can say that. ओके 40 घंटों में 20 झटके। तो अच्छा, आपने ये बात तो ज़रूर बताई है, एक आम आदमी जो कल जिसने ज़लज़ले के झटके महसूस किए, जो घरों से बाहर निकल आया, फैक्ट्री एरिया में लोग जमा हो गए, रात लांडी जेल से जो है वो लोग फरार हो गए ड्यू टू अ क्रैक एंड ऑल, तो लोग ये पूछ रहे हैं क्या कराची को ख़तरा है बड़ा कोई? देखिए, खतरे की बात जो है ना वो तो कबल वक्त है, लेकिन ऐसा कराची में जो है वो कोई भी ऐसा तारीख नहीं है जिसमें इतने बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया हो। ये हम क्योंकि 100 ईयर्स का डेटे की बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई तारीख नहीं है। ठीक है जी, तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, अल्लाह बेहतर करने वाला है, और तो कुदरत ही जानती है। कोई इंसान जो है वो सिर्फ डेटाबेस पे ही बात बता सकता ही कर सकता है। अभी सर मुझे ये बताइएगा कि कराची में कितनी फॉल्ट लाइंस हैं, एंड क्या लांडी के अलावा कोई अगर फॉल्ट लाइन है तो कहाँ है? देखिए, बहुत सारी मुख्तलिफ फॉल्ट लाइन हैं, लेकिन बेसिक बात यह है कि एक्टिव कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सही। जो एक्टिव है वो एक तो ये आपकी लांडी है, दूसरा ये थाने बुले खान जो आपको DHA-CT और बैरिया टाउन को जर्क्स देती रहती है जी। और हमारे जो वेस्टर्न साइड है वो एक प्लेट बाउंड्री है जिसको हम कहते हैं कि खीर थर, सदरन खीर थर जो सिलसिला है, मकरान से लेकर खीर तक का जो सिलसिला है, ये एक बाउंड्री थ्रस्ट है। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी होती है। फिर समंदर में चले जाएं तो मरे रिज है, वहाँ पर भी हमारी क्योंकि 3 प्लेटों का जंक्शन है, वहाँ पर भी सुमियानी के पास तो ये पूरा रीजन एक है वो है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और एक चीज़, कराची वाले बहुत डरे हुए थे कि क्या कराची में कोई बड़ा ज़लज़ला आ सकता है, तो ये तो हम आपको बता सकते थे। 2 चीज़ें हम कंफर्म कर सकते हैं आपको कि एक तो पिछले 40 घंटों में 20 से ज़्यादा झटके आए हैं, लेकिन कोई बड़े खतरे की बात अल्लाह का शुक्र है एग्जैक्टली। और फिर ये भी होती है कि उसकी डेप्थ कितनी है, वो जितना ज़्यादा सतह से करीब होता चला जाता है फिर उतना और उसमें फिर ये भी है कि पिछले 100 साल में बड़े मैग्नीट्यूड का कराची की हद तक जलजला नहीं आया। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में सोमियानी वाला एक कंसर्न या कोई ऐसा कंसर्न जो समंदर में हो सकता है, उसको थोड़ा सा कभी और बाद में मजीद, सोमियानी इज लाइक 2 घंटे बाद कराची के, या तो वो वहाँ के एरिया के लिए मजीद इसको कभी डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, चूंकि हमने जलजले की बात की है, कल इटली में वॉल्केनो माउंट एटना से निकलना शुरू हुआ, वो आतिशफशा फटा, और उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पर भी ट्रेमर्स महसूस किए गए। अच्छा, अब मामला कुछ ये है कि माउंट एटना से इतना ज़्यादा मटेरियल निकलता है, और ये साल में कोई तकरीबन 3 बार तो ज़रूर ये आतिशफशा फटता है, और फिर ये फ़ज़ा में बहुत ऊपर तक बुलंद हो जाता है, स्मोक और ऐश। और माउंट एटना के लिए एक चीज़ ये है कि यहाँ से आमतौर पर वैसे ही स्मोक उठता रहता है, तो यहाँ एक बड़ी तादाद में लोग आते हैं इस जगह को वैसे ही देखने के लिए। देखने आते हैं, तो वॉल्केनो देखने आते हैं सादिया। मे बी आपने देखा होगा बाकू में, देयर आर अदर प्लेसेस एज वेल, वहां भी लोग जाते हैं इस तरह की। या दैट्स मड वॉल्केनो। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे बलूचिस्तान में कुंडमलीर से पीछे मड वॉल्केनो। लेकिन ये चीज़ तो अब वैसे कभी आपको मौका मिला किसी टूरिस्ट जगह पे जाने का, तो आप इस तरह का कुछ चूज करेंगी? क्यूरियोसिटी है फैसल, आई वांट टू सी कि ये कैसा होता है और किस, बट नॉट दैट आई वांट टू विटनेस इट कि ये निकलते हुए कितना बुरा था। अच्छा, फनी बात पता है क्या है, इन्होंने जो सारी वार्निंग्स के बाद भी काटनिया जो इनका एयरपोर्ट है पूरा स्मोक फैला हुआ था, नहीं बंद किया। आई डोंट नो व्हाट दे वर वेटिंग फॉर। दे मे बी दे वर वेटिंग फॉर सम फाइनल डेस्टिनेशन, आई डोंट नो। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत अहम मामला आवाम से जुड़ा और अफसोसनाक, ये शहर रोशनियों का शहर, ऐसा लगता है कि अंधेर नगरी है। कानून की हुक्मरानी क्या सिर्फ किताबों तक रह गई है? लोग ये सवाल कर रहे हैं, या फिर कुछ मखसूस तबकात पर ही ये कानून लागू होता है और कुछ पे नहीं होता है। गुज़श्ता रोज़ डिफेंस फेज 6 में ख़याबान इत्तेहाद ये वाक़या पेश आया। इस वाक़े को आप सब ने देख लिया होगा। एक आदमी है और ये आदमी एक शख्स की मोटरसाइकिल अपनी मर्सिडीज़ से टकराने पे बहुत गुस्सा हुए, और गुस्सा इस तरह हुए कि उन्होंने इस बंदे को पकड़ा, अपनी गाड़ी में धर डाला, और उसके बाद इसको मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। द वर्स्ट पार्ट इज़
कि ये जो लड़का है इसकी बहन उनके आगे हाथ जोड़ती रही, भीख मांगती रही। ये वो मनाजिर हैं जो हम अपने ऊपर रख के अगर सोचें तो कितना ज्यादा दिलगिरफ्ता हो सकता है। बिल्कुल मतलब वो बेबसी दिख रही है उन खातून के चेहरे के ऊपर, और फिर उनको गालियां दी गई, धक्के दी गए, उनसे बदतमीजी की गई। मतलब ये आप अपनी बेबसी पे क्या करें। कराची में इतना रश रहता है हर जगह पर, ऐसे सिनेरियोज में अब लोग इतना खौफ व हिरास का शिकार हो गए हैं। देयर हैव बीन मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग अराउंड तो इस तरह से बड़ा अजीब होता है। फिर उसके ऊपर ये कि जब इनको पकड़ लिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया, तो वहाँ से एक तस्वीर आती है, तस्वीर दिखाई है ज़रा तस्वीर भी हम अपने व्यूअर्स को अगर ये दिखा दें कि वो तस्वीर किस नौयत की थी। एक तो लॉकअप का ताला खुला हुआ था, भाई क्यों खुला हुआ था, और फिर बाद में जब ये फ्लोट करने लग गई फैसल तस्वीर, तो उसके बाद उन्होंने हुलिया बदल दिया, जरा सा उनको दिखाया गया कि जज्बात बदल गए, इन्होंने हथकड़ी भी। और एक और भी तस्वीर है सारी, तो वो दो तस्वीर हैं। वो तस्वीर जिस वक्त पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, वो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ वो खड़े हुए थे, और दो पुलिस वाले, एक पुलिस वाले ने उनके हाथ में हाथ डाला हुआ था और वो मौजूद थे। इस सब पे जरा हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया। ये शख्स तो अब गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अब इस पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इसको जो गिरफ्तार किया गया उसके साथ शायद कोई नरमी बरती जा रही है। क्या ये असर दुरुस्त है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाक़या लेट इन द नाइट डिफेंस फेज 6 में पेश आया। जब मैंने कल भी कुछ मीडिया हाउसेस से बात की थी, तो मैंने ये कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, कानून सबके लिए हरकत में आएगा। किसी को इस शहर में गुंडागर्दी करने नहीं दी जाएगी। और चंद घंटों में पुलिस ने कार्रवाई की। पहले लोगों ने, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर र्यूमर आउट हुआ कि जी वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, और वो शहर छोड़ के चले गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध पुलिस ने, कराची पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। उनकी दोनों गाड़ियां इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं। उनके खिलाफ FIR हो गई है। देखें, ये जो तासुर दिया गया, एक तो पहली बात ये कि बिल्कुल ठीक है, वो मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पे और मीडिया ग्रुप्स में तस्वीर चल रही थी कि जी ताला खुला हुआ है। देखें, वो ऐसे तो ताला बिल्कुल आई डोंट नो कि खुला है, लेकिन वो इस वक्त तस्वीर में दिख रहा है कि वो खुला हुआ है। हाँ जी, पुलिस की कस्टडी में। फिर मैंने खुद भी DIG साउथ से बात की थी, उनसे पूछा था। उन्होंने कहा कि जी वो बिल्कुल हमारी कस्टडी में है, FIR हो गई है, इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो है वो शुरू कर दिया गया है। मैंने उनसे वो भी पूछा था, जो फैमिली जिसके साथ ये हादसा पेश आया, उन्होंने कहा जी उसको ट्रेस आउट किया जा रहा है, क्योंकि वो सामने, जाहिर सी बात है, गरीब लोग हैं, सामने नहीं आना चाहते, बयान नहीं देना चाहते। हमने भी जो FIR की है, जो मौजूद वहाँ विटनेस था, उसकी मुद्दत में FIR हुई है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, लोग सोशल मीडिया पे इस केस को फॉलो कर रहे हैं या मीडिया के थ्रू, मैं उनको पूरी तरह से इस बात की यकीन दहानी कराऊंगी कि जी जो करार वाक़ई सज़ा है वो उनको मिलेगी, चाहे वो किसी कंपनी के CEO हो या अपने आप को झूठा सरकारी अफसर जाहिर करें, कुछ भी हो, किसी को भी इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर की ना सिचुएशन क्रिएट करने दी जाएगी, बदमाशी नहीं करने दी जाएगी। आपके शो में याद होगा, अगर आप लोगों को, कि आज से 3-4 महीने पहले जो बोर्ड बेसन में हादसा हुआ था, वहाँ भी वीडियो, वो तो वीडियो 3-4 दिन के बाद वायरल हुई थी, और मैंने आपके शो में कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। किसी को जो है सिंध गवर्नमेंट की माजरत चाहती हूँ, लेकिन जो कंसर्न है ना हमारा, वो ये कि ये वीडियो वायरल हुई और उसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई। सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये बात बहुत ज़्यादा इस वक्त हाइप ले रही है कि मतलब वीडियो अगर वायरल ना होती तो क्या गिरफ्तारी नहीं होती, और कई केसेस और भी हैं जिसमें ऐसा हुआ है।
देखिए अब आपने जब जो वो वीडियो है अगर आप देखें वहां इतने सारे लोग तमाशाई बने तो खड़े थे, उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया। अगर चले इनको सपोर्ट नहीं किया था तो पुलिस को रिपोर्ट कर देते कि जी ऐसा कोई वाकया हो रहा है। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती तो फिर बात बनती है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि वीडियो वायरल हुई। अगर जिस वाकये का मैं जिक्र कर रही हूँ, जो वोट बेचने वाला जी जी वाकया था, अगर आपको याद हो तो वो 3-4 दिन के बाद वीडियो जो है वो मंजर आम पे आई थी और उस पर कार्रवाई की गई थी। ये तो वीडियो चंद घंटों में वायरल हुई और सिंध पुलिस ने, कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ की पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अवामुन्नास को कि अगर कोई ऐसा वाकया दिखे तो फौरी तौर पर, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप प्लीज पुलिस को रिपोर्ट करें। और अगर जो है वो अगर पुलिस कार्रवाई ना करे तो फिर बिल्कुल सवाल बनता है। बिल्कुल, लेकिन ये तो इस पे ऑब्वियसली ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकेंडरी एक चीज़ है। प्राइमरीली अच्छा, इस मुलजिम पर 504 और 506 बी की दफात लगाई गई, यानी कि एक धमकी जबकि दूसरा हमले की। आपको लगता है कि ये ठीक दफात हैं या फिर कमज़ोर दफात लगाई गई हैं? इसमें आपने ख़ुद भी कहा कि ये भाई साहब जो थे अपने आप को सरकारी अफसर जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे। ये अपने आप में एक खुद बहुत बड़ा जुर्म है, तो इसकी तरफ भी ये चीज़ भी इंक्लूड होनी चाहिए थी। देखिए, एक तो मैं वकील नहीं हूँ, तो मैं दफात के बारे में तो बात नहीं कर सकती। पुलिस ने दफात लगाई हैं तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के ही लगाई होंगी। और क्या नाम है, इसको मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कोर्ट में मैं तो कोर्ट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे मुजरिमों की पुष्पनाही ना की जाए, उनको जमानतें ना दी जाएं, क्योंकि जब लोगों को सजा होगी तो वो सोचने पर मजबूर होंगे कि हम ऐसे एक्ट ना करें, ऐसी बदमाशी, ऐसी गुंडागर्दी ना करें सड़कों पर, क्योंकि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि पुलिस गिरफ्तार करती है, बिल्कुल पुलिस गिरफ्तार करती है, और जब वो कोर्ट जाते हैं तो वहाँ वकील खड़े होके उनको जमानतें दिला लेते हैं, तो वो बाहर निकल के जो है वो ये जाहिर करते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ा। तो मैं कोर्ट से भी इस मामले पे कहूँगी कि शहर के लॉ एंड ऑर्डर को, सूबे के लॉ एंड ऑर्डर को उनको सपोर्ट करनी चाहिए। जो ऐसे मुल्जिमान हैं उनको करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। ठीक है। उसमें एक बहुत शुक्रिया सारिया साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थे इस सेगमेंट में और आपने अपनी और क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं सिंध हुकूमत की जानिब से इस हवाले से ही बताया। आई थिंक मामला आकर रह सहकर पुलिस पर आ जाता है। इफ़ योर इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फैसला जल्दी नहीं आएगा, और यही होता है ज़्यादातर मामलात के अंदर। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए खुशी मुझे इसलिए होती है क्योंकि इस हाइट पे ये जो इवेंट हम बात करने चाह रहे हैं, इसकी खूबसूरती अलग ही है और इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान की सकाफती और कुदरती खूबसूरती में अगर किसी एक फेस्टिवल को सबसे ज़्यादा हाइप हासिल है, अज़मत की पहचान कहा जाता है और उसकी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा कलरफुल है, और वो है शंदूर पोलो फेस्टिवल। 27 समंदर से ये 12,000 फीट की बुलंदी पर होने वाला पोलो इवेंट, जिसमें गिलगित के, चित्राल की जो टीम्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। गिलगित चित्राल की नहीं करती, बल्कि अब तो एग्जैक्टली और भी टीम्स जो हैं वो इसमें पार्ट लेने लग गई हैं। लोकल टीम्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा की। और इसकी वजह से कितना हम टूरिज्म वेलकम करते हैं। ये पोलो का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। हाँ। शंदूर जो है वो बॉर्डर पे है खैबर पख्तूनख्वा के और गिलगित के, और गिलगित की तरफ से ज़िला खिज़र निकलता है और इस तरफ से चित्राल निकलता है। तो इस बार क्या इंतज़ामात हैं और कुछ दीगर जो कंसर्न्स हैं वो ज़रा हम जान लेते हैं। सेक्रेटरी सयाद खैबर पख्तूनख्वा बख्तियार खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए, तैयारियां मुकम्मल हैं? 20 से 22 जून है आई गेस डेट, राइट? वालेकुम सलाम। बिल्कुल जी, डॉक्टर दुरुस्त फरमाया। इंशाल्लाह हमारा शंदूर फेस्टिवल इस साल 20, 21, 22 जून को इंशाल्लाह शंदूर में मुनक़िद हो रहा है। और जिस तरह आपने पहले कहा कि ये जो दो रिवायती हरीफ है, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की जो टीमें हैं, जिसको आपने नाम दिया है इंडिया और पाकिस्तान का,
तो इंशाल्लाह कांटेदार मुकाबले होंगे, एक शोल होगा, एक मस्ती होगी, वहाँ पे कल्चरल शो होंगे इंशाल्लाह, और एक हमारा मैदान सजा हुआ इंशाल्लाह। ठीक है, इस दफ़ा की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? खुद भी एक बार मैं शंदूर फेस्टिवल मैंने अटेंड किया, इट वाज वंडरफुल। वहाँ पर रहना, वहाँ की सुबह होना, सुबह रोशनी इतनी हो जाना, ये सारी जो अट्रैक्शन है, वो यूनिक जो जगह है, वहाँ पर पोलो ग्राउंड अब बहुत बेहतर हो गया है। इस दफ़ा कितना टूरिज्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी वजह से आप? देखिए जी, ये तो आपको पता है कि इस एक इवेंट के लिए लोग इंतज़ार करते हैं और पूरा साल इसके लिए प्लानिंग करते हैं। सरकार के लोग भी, हम गवर्नमेंट साइड से भी, और जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स है वो भी पूरा साल इसके लिए कैंपेन चलाते हैं। इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दोनों साइड से इंशाल्लाह लाखों लोग आएंगे, क्योंकि ये 3 दिन का फेस्टिवल है। और ये हमने जो प्लान किया हुआ है कि जो फर्स्ट डे है वो खैर पख्तूनख्वा के लिए हमने डेडिकेट किया हुआ है कि यहाँ से हमारे चीफ मिनिस्टर सब जाएंगे, वो इनागोरेट करेंगे। तो वी एक्सपेक्ट कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग ज़्यादा होंगे फर्स्ट डे को, फिर सेकंड डे को हमने जीबी का रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह बहुत सारे लोग, हम थाउजेंड्स पे लाखों में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे जो इंतजाम की गई है, वहाँ पे हमने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को भी स्पेस दिया हुआ है कि वो जितने लोग मिला जाना चाहते हैं, हमने VVIP के लिए, मतलब कि जो फर्दर आना चाहते हैं उनके लिए हमने स्पेस दिया हुआ है। तो हमारी तैयारी मुकम्मल है। जो रात की कैंपिंग होती है और फिर जो सकाफती रक्स होता है और फिर वो जो बोन फायर होता है, उसको एक अलग ही अहमियत हासिल है। ज़रा उसके बारे में बताइएगा कि मज़ीद किस तरह से टूरिस्ट को एंगेज करने के लिए वहाँ पर इस तरह की सकाफती एक्टिविटीज़ क्या मज़ीद बढ़ाई गई हैं पिछले 3-4 सालों में? किस तरह से इसका बार रेज किया गया है? जी बिल्कुल, इस तरह की जिस तरह आपने खुद वहाँ पे जाके इसका तजुर्बा किया है, तो वो जो रात को जो शोल होता है वो देखने के काबिल होता है, और दिन को भी शोल लगा होता है। तो इस साल भी हम फर्स्ट जो नाइट है हमने खैबर पख्तूनख्वा की कल्चर नाइट के लिए डेडिकेट किया हुआ है। तो हमारे जितने भी वहाँ यहाँ के जो सकाफती जो गाने हैं, डांस है, म्यूज़िक है, जो भी सारी चीज़ डिस्प्ले करेंगे इंशाल्लाह अगले दिन वो होगा। और 7 दिन को भी ये साइड बाय साइड चलता रहता है। तो इस साल हमारी तैयारी इस पहले से ज़्यादा बेहतर है। हम एक्सपेक्ट करके इस बार जो है इसको लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है बख्तियार साहब, और वो ये कि ये अगर मैं चित्राल से चलूँ, बूनी से होता हुआ फिर सुरलासपुर से, तो मुझे कम से कम 8-9 घंटे लगेंगे। मैं ऊपर से गिलगित से आऊँ तो भी ऐसा ही है। उसमें एक चीज़ थी, एक्सपेक्टेशन थी कि वो जो रोड है वो जब बन जाएगा तो इसका बहुत हो जाएगा फासला कम। वो रोड कहाँ तक आया है इस बार? वो कहाँ तक मुझे रोड मिल सकता है अगर मैं हूँ तो? बिल्कुल, बेसिकली ये जो मेन रोड आपको पता है कि चतराल तक तो प्रॉपर रोड है, और फिर चतराल से बूनी तक रोड पे काम लगा हुआ है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है, क्योंकि वो NH कर रही है, तो वो गवर्नमेंट के पास है वो। और वो हमने दोबारा NH को रिक्वेस्ट किया कि इसको इम्प्रूव कर दे। तो कुछ काम काफ़ी हद तक हो गया और कुछ रहता है, तो वो बूनी तक तो बेहतर है हालत। आगे हमने कोशिश की है कि कम से कम जीप रोड जो है वो जीपीबल हो, कोई मसले ना हो। जहाँ पे नाले होते हैं, जहाँ पे पानी आता है, वाटर वेज है, वहाँ पे हमने तैयारी कर ली है। 2 बड़े नाले आते हैं वहाँ पे, शाहिदास और हरिचंद, वहाँ पे हमने ब्रिज लगवाए हैं। तो इंशाल्लाह आपको पता है कि बहुत लंबा रास्ता है और बड़ी वो रोड जो है उसमें लॉन्ग ड्राइव करनी होती है, तो पूरे रोड को एक साथ बनाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जीप रोड जो है वो जीपीबल हो, अवेलेबल हो, और वहाँ पे लोगों को तकलीफ ना हो। ठीक हो गया। बख्तियार खान साहब, आप सेक्रेटरी सयाहत हैं खैबर पख्तूनख्वा के, इस सेगमेंट के लिए आपने अपना वक्त निकाला, हमारे साथ बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ जाने के लिए ना और रहने के लिए फैसल, यू नो आई बिलीव कि आपको स्ट्रेंथ्स की भी ज़रूरत होती है। लॉट ऑफ पीपल कैन गेट शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स और वो फिर नीचे आते हैं वापस। सो इतना आसान काम भी नहीं। मज़े की बात यह है कि शंदूर ग्राउंड से बिल्कुल उधर एक लेक है जो कि दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट लेक है। चले, इस पे तो हम आपस की जो मेमोरीज शेयर करते रहेंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे। तो मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए स्टे विद अस। वेलकम बैक। इट इज़ दैट टाइम ऑफ द शो का वो वक्त आ चुका है कि जिसमें हम आपको बताते हैं कि शौक जो है वो किस किस को कहाँ कहाँ भारी पड़ रहा है ना। आजकल एक वो शौक है अंग्रेजी वाला, वो शौक जो है वो शौक होता जा रहा है। हमने गाय, ऊंट सब दिखा दिए,
लेकिन एक और चीज़ है, और ख़ास तौर पे ये खैबर पख्तूनख्वा जो रीजन है हमारे मुल्क का, वहाँ पे इसकी कुर्बानी होती है, द भैंसा या कट्टा जो होती है, तो इसके भी गैरतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। तो दिखाइए पहली वीडियो। सादिया, आपने ये देखा होगा सड़क से भागते हुए, लेकिन इसने पानी का रास्ता जो अपनाया है भागने के लिए कि अब कैसे करोगे। मेरी तो बहुत प्रैक्टिस है स्विमिंग की, लेकिन देखें पीछे से दो लोग और आ गए ना पकड़ने के लिए। भाई तैराक ये जो थे ये प्रो थे और इन्होंने बिल्कुल कर दिया। और अच्छा, ये बड़ा ताकतवर जानवर है ये, लिटरली ये मेरे ख्याल से तैरते तैरते मोदी जी के पास पहुंच जाएगी कि ये आपने बंद किया पानी में बह बह के जो है वो जानवर आ रहे हैं वहां पे यार। और फिर मोदी जी क्या कहेंगे इसके लिए? पाकिस्तान ने भारत पे ही भैंसा छोड़ दिया। तो एक तो ये हो गई, लेकिन देखें कुछ जो आपने शौक की बात की ना, कुछ भैंसे शौकीन भी होते हैं। वो कैसे, अगली वीडियो हम आपको दिखाते हैं, और अगली वीडियो में आप देखेंगे कि एक भैंसा, देखिए उसको लाया गया, उसको ये उतार रहे हैं, और दूसरे लम्हे वो आपको वहां नजर आएगी वो विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। नहीं, वो मैराथन रनर थे शायद, वो ऐसे कूदते भागते में वहां से कोई चीज शॉप करने जा रहे हैं या क्या। एंड आई एम लोग, अच्छा मजे की बात ये कि लोग यूं जा रहे हैं, भैंसा यूं जा रहा है, फिर लोग यूं जा रहे हैं, फिर भैंसा पलट गया, फिर लोग उसके आगे आगे भागे, और इस तरह हादसा वियर्ड है। जब भैंसा इस तरफ टर्न हुआ है ना, तो लोग जो सामने वो डरे हुए भी पीछे निकल जा रहे हैं। वो बोले अब पकड़ो ना, पकड़ो। It's funny in a very different way। मेरे ख्याल में उस वक्त तो सांसें रुकी हुई होंगी जिन लोगों के साथ एक्चुअली ये हो रहा होगा। बात बार-बार पता है सादिया वही करते हैं कि जब आप जानवर को ला के कहीं उतार रहे होते हैं, उसके गिर्द इतना जमघट्टा लगा देते हैं, वो ऑलरेडी गाड़ी पे सफ़र करके आ रहा है, सब कुछ करके आ रहा है, फिर बच्चे शोर शराबा एंड ऑल, तो उस पर क्या असर पड़ता होगा वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में यही ना करें ना, अगर हम जो हूटिंग स्पेशली करते हैं सेलिब्रेशन के लिए, वही मेरे ख्याल में जानवरों को परेशान कर देती है। वैसे आपको बताऊं मैं कि दुनिया के अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है, और मोहम्मद अली ने अपने बॉक्सिंग करियर के उरूज में इस्लाम भी कबूल किया, और 1964 से लेकर 1974-78 में आलमी चैम्पियन वो बने। और ये भी बताएं कि मोहम्मद अली को हकीकी शोहरत जो थी वो 1960 में एक्चुअली रोम में होने वाले ओलंपिक मुकाबलों के बाद, जब उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, उसके बाद आई थी। अच्छा, मजे की बात ये कि क्ले जो है पाकिस्तान भी आ चुके हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया है। उनकी बहुत मशहूर तस्वीर है, पता है किसके साथ? सुल्तान राय के साथ। मतलब इससे बड़ा मैचअप, वो कहते हैं ना मार्वल वर्सेस डीसी एंड ऑल, उससे बड़ा मैचअप कोई नहीं हो सकता। वन ऑफ दोज हीरोज जिसको नहीं कोई भी नहीं भुला सकता है, यू नो, एक ब्रूस ली, मोहम्मद अली, हम इनको कभी नहीं रहती दुनिया तक कोई लोग नहीं भुलाएंगे, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इनके ह्यूज फैन है। कैच मी इफ यू कैन। लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। और आपको वैसे तो पता होगा, रोज़ ही ये अब तो खबरों की जीनत बनी हुई है कि किस तरह से भारत को बार बार बेइज्जती का सामना करना पड़ा है डिप्लोमेटिक फ्रंट पर। आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ डे कि वहाँ जो उनका ह्यूज डेलीगेशन गया हुआ है ऑन दिस टूर ऑफ ट्राइंग टू प्रूव कि कितना लेजिटिमेट था उनका पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से मिस एडवेंचर करना, वो बार बार उनको जो है वो हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। और अब ये जो हालिया शौक है वो तो ये है कि नरेंद्र मोदी को जो G7 समिट है उस इजलास में अदम शिरकत हुई उनकी, क्योंकि कनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। तो अब इसके ऊपर इल्ज़ाम मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर लगा दें, पाकिस्तान भारत के साथ ही करेगा। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। भारत को ही नहीं बुलाया, हाँ सोचें आप। अच्छा, आपने बात की ना कि इतना बड़ा कंटिंजेंट था, जस्ट लाइक अ फैट इंडियन वेडिंग जिस तरह होती है, इतने ज़्यादा लोग उसमें, तो इन्होंने भी ये समझा कि बारात चल रही है तो चलो बारात में सबको भेज देते हैं। दूसरी ही जानिब हमारी तरफ से जो कंटिंजेंट गया है, दे यू गो, ये तो वो हम दिखा रहे हैं आपको, मोदी साहब को G7 में नहीं बुलाया, गजब बेइज्जती है ये लिटरली। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द जो है वो अमेरिका पहुंच चुका है और दे बिन रिसीव्ड वेरी वेल। अमेरिकी और अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम से अहम मुलाकातें भी उनकी तय हैं, और जो कुछ हुआ है उस पर भी वो गुफ्तगू होगी। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर जमील अहमद ख़ान साहब। डॉक्टर जमील, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेट्स स्टार्ट सर, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विथ बिलावल एंड हिज कंटिंजेंट। मोदी पे तो हम लाजमी बात करेंगे।
एक बहुत भारी जिम्मेदारी है बिलावल पे, who is I don't guess but I confirm it कि वो पूरे कंटिंजेंट जिसको लीड कर रहे हैं पाकिस्तानी सिफारती मिशन को उसके सबसे यंग मेंबर हैं और वो उसको लीड कर रहे हैं। दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। बिलावल वर्सेस शशि थरूर, इट इज़ एन एब्सोल्यूट फैंटास्टिक बैटल गोइंग ऑन और इस बैटल में भी भारत जो है वो बेचारा बुरी तरह से हार रहा है। भारतीय कंटिंजेंट ने डॉक्टर साहब किन किन से मुलाकात की है और वो कोलंबिया में उनको हजीमत का सामना करना पड़ा, अमेरिका में उनको हजीमत का, एवरीवेयर। सो अब जो है हमारे लिए ये चीज़ और भी इम्पोर्टेंट हो गई है कि जहाँ जहाँ वो गए हैं, मैं देख रहा था पनामा भी जाएंगे हमारा कंटिंजेंट एंड ऑल, तो जहाँ जहाँ वो अपना कहते हैं ना रायता फैला के आए वहाँ हम उनके दोबारा सहूलत बख्श किस्म की जो मरम्मत करके आएंगे, बिल्कुल करेंगे। सो क्या एक्सपेक्टेशन है सर इस पूरे पाकिस्तानी डेलीगेशन से आपको? जी हाँ, ये वॉर ऑफ नर्व्स एंड वॉर ऑफ नैरेटिव है। इंडिया तो जाहिर है अपनी कोशिश करेगा, उसके पास कुछ है नहीं। दरअसल जो चीज़ उसके पास है वो चाह रहा है कि दुनिया को जहाँ सबसे ज़्यादा तवज्जो दुनिया दे रही है वो टेररिज्म पे दे रही है और उसको इंडिया एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। मुंबई से शुरू करता है वो और वो पुरानी बातों पर आ जाता है। इस दफ़ा के जो वाक़या हुआ है उस पर बात नहीं कर रहा है, माँ सिवाय कि अपनी बर्तरी दिखलाने के लिए कुछ मनगढ़ंत चीज़ें वो बयान करने की उनका डेलीगेशन कोशिश कर रहा है। मैंने बड़े गौर से शशि थरूर को भी सुना, बिलावल भुट्टो को भी सुना और ये दोनों की इंगेजमेंट, बिलावल भुट्टो ज़ाहिर है यंग है, उनको एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज उनको ये है, गो के शशि थरूर भी बाहर के पड़े हुए हैं, लेकिन उनको एडवांटेज ये है कि वो 21वीं सदी के नुमाइंदगी कर रहे हैं बिलावल भुट्टो और उनका जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के लिए एक अट्रैक्शन ज़्यादा बेहतर होगा शशि थरूर का। शशि थरूर को एडवांटेज यकीनन है कि वो यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी अर्सा उसने अंडर सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम किया और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को ही वो डील करता था। तो हम इजी नहीं लेंगे, हम यकीनन उस नैरेटिव को नेगेट करने के लिए जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं और अगर हम जहाँ नहीं भी पहुँच सकते हैं तो जाहिर है उसके लिए ज़राए हैं कि वहाँ कैसे उन तक मैसेज पहुँचाया जाए और उसके लिए बिलावल भुट्टो ने कल भी मीटिंग की है। वो जो कि वहाँ परमानेंट मंदूब हैं, जो वहाँ के मुस्तकिल मंदूब हैं मुख्तलिफ ममालिक के, उन मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबों के साथ मिले हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के वहाँ के मेंबर्स के साथ मिल रहे हैं और अब जो बकिया हिस्सा है उसमें ज़ाहिर है जो ज़रूरी चीज़ है वो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अफराद और वहाँ के कांग्रेस के अफराद के साथ मिलना। तो 3-4 एस्पेक्ट्स हैं जमील साहब जिससे हम इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। एक तो जिस तरह से इंडिया का मिस एडवेंचर था, उससे पहले पहलगाम वाला वाक़या और उस पर जो एविडेंस नहीं दिए गए, और फिर हम सिंध-तास मुआहदे के बारे में भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो बेसिक नेसेसिटी का राइट है उसको छीनने की एक कोशिश की है। हमारा नैरेटिव बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और दुनिया ऑलरेडी इसकी तायद कर रही है। व्हाट डू यू थिंक, हमारी लाइन क्या क्रिएट होती है यहाँ से? मैंने कल भी हमने बहुत अहम मुलाकातें तो की हैं और अभी तक हमने क्या समझा है? ये जो तमाम तर मुलाकातें हुई हैं, व्हाट हैव वी अचीव सो फार अंटिल नाउ एंड व्हाट आर वी लुकिंग फॉरवर्ड? जी, पहली तो बात ये कि हमारा नैरेटिव हाल पर है, प्रेजेंट पर है और इंडिया का नैरेटिव पास्ट पर है। तो इसलिए एक, और दूसरा ये है कि हम एविडेंस के साथ हमारा डेलीगेशन बात कर रहा है कि हमने तो शुरू से ही कह दिया और इसकी लोगों ने तायद भी की दुनिया के ममालिक ने कि इन्वेस्टिगेशन कर लें। अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई हमारी इन्वॉल्वमेंट जिस तरह की आप एलिगेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन ओपन कर लें, थर्ड पार्टीज कर लें। अभी तक उस पर इंडिया राजी नहीं हुआ है, हीले बहाने। और दूसरा, पानी का जहाँ तक मसला है वो तो इंटरनेशनल लॉ की ऐसी खिलाफ वर्जी है कि दुनिया का कोई मुल्क भी उसकी तायद या में ही रहेगा, उसकी कोई मुखालफत नहीं कर सकता क्योंकि वो एक मसला ऐसा है और वो हमारी क्योंकि पहले से ही स्टेटेड पोजीशन है जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 24 तारीख को ही बिल्कुल बयान कर दिया था कि ये हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वी विल टेक इट एज अ वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो उस लिहाज से तो हमारा बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है और दुनिया समझ गई है, अब तक उसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं आई। सही है। रहा सवाल एंगेजमेंट का, आप देखें कि छोटे बड़े मुल्कों से जो एंगेजमेंट हो रही है, जो बिलावल भुट्टो ने की है या जो इंडियन डेलीगेशन भी कर रहा है, उसका मकसद ये होता है कि वन वोट वन कंट्री। देखिए सोमालिया से भी बिलावल भुट्टो मिले हैं कल, उसमें डेनमार्क से,
एथेंस से, पनामा से, सोमालिया से, गियाना से, साउथ कोरिया से, सीरा लियोन से, सिल्वानिया से, ये देखने में छोटे मुल्क मालूम होते हैं, लेकिन वोट तो इनका एक है ना, बिल्कुल इनकी राय तो एक है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उस लिहाज से ये ज़रूरी हो गया और उसकी वजह से किया है। हमने कहा है कि हम तो बिल्कुल कोई पीस हो ही नहीं सकता खित्ते में जब तक कि दुनिया का जो सबसे अहम मामला है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के एजेंडे पर अभी भी मौजूद है सिक्योरिटी काउंसिल के, और वो है कश्मीर का मसला। और जब तक वो कश्मीर का मसला हल नहीं होता है तो ये बार बार मामला उधर उभरता रहेगा। यही बात हमने चाइना को बताई है, यही बात हमने बाकी लोगों को बताई है। और फिर टेररिज्म की बात अगर इंडिया करता है, देखिए आप अंदाजा करें नैरेटिव उनका क्या है। शशि तरूर कहते हैं कि जी मैं इसलिए आया हूं कि सबसे पहले तो आई शुड पे द होमेज टू दी 9/11 विक्टिम्स। अच्छा, 9/11 के विक्टिम को होमेज करने के लिए गए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो है इसलिए वो किया है कि वो एक आई कैचिंग है आप लोगों के लिए, वो थिएट्रिक्स कुछ थिएट्रिक्स करना चाह रहे हैं ऑल, लेकिन वो थिएट्रिक्स अब मेरे ख्याल से वर्ल्ड लेवल पे काम नहीं आ रही है सर। और उसका मिसाल सबसे बड़ी हमने देखी, वो मुल्क जिसने पिछले साल नई दिल्ली में G20 समिट को होस्ट किया है, उस मुल्क को इस साल G7 में कहा गया है बहुत शुक्रिया, हम आपको नहीं बुला रहे हैं। दिस इज एन एब्सोल्यूट ग्रेट फॉल फॉर नरेंद्र मोदी। देखिए ना, मल्टीलैटरल लेवल पर ये हजीमत है। मतलब ये G7 जो है दुनिया की मईशत कंट्रोल करता है, वहाँ कोई तकरीबन 9 मरतबा इससे पहले इंडिया को इनवाइट किया गया है एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर, इस मरतबा नहीं किया गया। तो इसलिए हजीमत की बात तो है, और हजीमत की बात है। और अगर जाते, गलती से पहुंच भी जाते और इनवाइट हो जाते, तो वहाँ की सिख कम्युनिटी बिल्कुल तैयार बैठी है, जिन्होंने 43,000 का एक मजमा निकाल के रेफरेंडम करा के बता दिया कि हम तो एक अलग स्टेट के तौर पर रहना चाहते हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों को एक तो समझ लें कि मोदी के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि उनको इन्विटेशन नहीं आई। हजीमत तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन इससे अंदाज़ा ये होता है कि मल्टीलैटरल फोरम पर भी इंडिया को अब दुश्वारियां हो रही हैं। पहले कुछ कामयाबियां होती थी, अब काफी दुश्वारियां उसको हो रही हैं। एब्सोल्युटली शेमफुल ये भी हुआ कि कल खास तौर पर जो खालिस्तान के रहनुमा हैं, उन्होंने दोबारा कहा कि इनको बिल्कुल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और अगर ये होंगे तो जो हाउ गुड इन रिलेशनशिप विद ऑल द खालिस्तान की जो कैंपेन चल रही है, और उसके लिए वो अब वहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ भी मौजूद हैं, तो उनके लिए रिलेशनशिप्स वो भी ज़्यादा मैटर करते हैं और ख़ुद वो भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एंड आई थिंक फैसल भुगत रहा है जिस तरह के रिलेशनशिप्स उन्होंने ख़राब किए, ख़ासतौर पे कनाडा में दहशतगर्दी करवा के, अमेरिका में दहशतगर्दी करवा के, तो भाई ये तो होना था। मोदी साहब ने अपने अवाम को चूरन बेचा था कि वो दुनिया के टीचर यानी कि विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन वो विश्व गुरु से अब गुरु घंटाल बनते जा रहे हैं। लेसन लर्नर हो गया उनके लिए मेरे ख्याल में, गुरु घंटाल बनाते जा रहे हैं, और वो भी ऐसा कि हर कोई आ रहा है और बजा के चलता चला जा रहा है। चलिए अब ज़रा बैनुल-अक़वामी दुनिया से अपनी दुनिया में आते हैं, और अपनी दुनिया यानी कि हमारे मुल्क में गर्मी भाई बहुत हो रही है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी हो रही है, और वो हमारी साइकोलॉजी पे कितना असर कर रही है सर? राइट, एक्चुअली होता होगा मतलब जब आप घर में एंटर हो, आई थिंक आपका एग्जॉशन ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी कैपेसिटी टू डू वर्क वो हो जाता है, आपका काम ज़्यादा बढ़ जाता है, यू हैव टू इनटेक लॉट ऑफ वाटर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और मेरे ख्याल में वो ओवरऑल या फिर हम बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे होते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, क्या ओवर थिंक कर रहे हैं, ओहो यहाँ गर्मी, ओहो वहाँ गर्मी, सोते में मुझे बहुत गर्मी लग रही है ना, ये भी तो इम्पैक्ट हो सकता है ना। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कराची में सोचो कि मार्च में कहाँ इतनी गर्मी हुआ करती थी, फेब में कहाँ इतनी गर्मी होती थी, अब पहले से ही इतनी गर्मी, आई थिंक 3 से 4 डिग्री तो ऊपर गया। आई थिंक इट हैज़ एन इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे दिमाग और जहनी सेहत पर जो गहरे असरात मुरतब होते हैं, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी ने एक तहकीक किया, उसके मुताबिक दर्जा हरारत में अगर सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा, आप 4 से 5 कह रही थी, सिर्फ अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी के ख़तरात को बढ़ाता है। सो इतना इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसी सब पे हमने कोशिश की कि आज हम बात करें कि भाई साइकोलॉजिकली गर्मी हमारे सेहत पे क्या असर डाल रही है। डॉक्टर उज़्मा हमीद, जनरल फिजिशियन, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो जनाब, गर्मी हमारा जो कहते हैं ना कि यार मेरा दिमाग नहीं खोला, बहुत गर्मी हो रही है, तो वाकई दिमाग खोल रहा होता है। अच्छा, वो तो देखिए दिमाग खोलने वाली बात है, ये ओवरऑल टेम्परेचर ही एनवायरनमेंट के अंदर रेज हुआ है ना। तो जब हमसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगी, जब हम एक एसी वाले रूम में होते हैं और जब हम बाहर मूव जाते हैं, उसी वक्त आपका जो है ना एक बॉडी के अंदर एक
अजीब सी चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। अगर हम एक कांस्टेंट इतने हाई टेम्परेचर पे रह रहे हैं, ख़ासकर जो मज़दूर हैं या जो ऐसे लोग जो एक्सपोज रहते हैं बहुत ज़्यादा सनलाइट में, तो उनके जो सारा बॉडी पे है वो इफ़ेक्ट आ रहा होता है, स्पेशली मेंटल हेल्थ पे भी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ करी होती है। अच्छा, यूजुअली होता क्या है कि आपने जो कहा कि डिप्रेशन या एंजाइटी की बात हम कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये डायरेक्ट कोई डिप्रेशन या एंजाइटी कॉज नहीं करेगा, तो टेम्परेरी आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन जो लोग पहले से जिनको कोई सांस का मसला है या कोई डिप्रेशन है या कोई एंजाइटी है, उनके जो सिम्टम्स हैं वो वर्स हो सकते हैं। तो टेम्परेरी हम लोग जो नॉर्मल हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और लेकिन जो जिनको ये डिजीज़ पहले से उनके अंदर थोड़े से सिम्टम्स एग्रीवेट हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम ये कहते हैं मेरी स्किन डिहाइड्रेट हो गई, मेरी किडनीज़ को पानी की ज़रूरत है, हमारे ऑर्गन्स को भी चाहिए होती है, इस गर्मी में क्या हमारा ब्रेन डिहाइड्रेट हो सकता है? हमारी बॉडी ना 80% पानी पे से बनी हुई है, तो ब्रेन को तो सबसे ज़्यादा, ब्रेन तो 24 घंटे काम कर रहा है ना, तो उसको तो हर वक्त पानी की किसी चीज़ को ज़रूरत हो ना हो, उसको ज़रूर अपना फंक्शन काम करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। देखिए, गर्मी है, इसका हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमें इसके साथ एडजस्ट होना है। हम लोग बार बार ये कहते हैं कि अपने साथ कोई अलार्म रखें, कोई इस तरह रखें कि आपको रिमाइंडर मिलता है कि आप पानी का इंटेक करें, और पानी के इंटेक के साथ साथ जैसे लेमोनेड होता है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पसीने से निकल रहे होते हैं, जब वो इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है ना, तो हमारे हर सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कराती है, क्योंकि वो हमारे फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, उसके अंदर डिले हो रहा होता है। आप देखें, हम फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, आप एक इधर एक इस एनवायरनमेंट में काम करें और यही वाला काम ज़रा आप बाहर जाके काम करें, आपके काम के चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा। मुझे एक बात याद आ रही है और मुझे थोड़ा फनी भी लग रहा है, आई डोंट नो इफ आई शुड मे बी आई शुड शेयर। जब आपने कह दिया तो कर ही दें आप। जब मैं घर जाती हूँ, मेरे बच्चों को मैं हग करती हूँ, अब इतनी गर्मी हो रही होती है, लाइक कोई चिपके नहीं, सो आई थिंक ये भी एक बिहेवियर चेंज होता है कि आपको गर्मी में आप यू आर नॉट दैट लविंग मे बी टू बच्चों, आई लव यू, बट अभी जरा वो अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर ये थोड़ी सलाहियत है कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। अब एक इतने अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं, आप सबको अच्छा लगता है, जब बाहर हम जाते हैं वो एकदम से जो माहौल चेंज होता है, तो आपकी वो इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन, फोकस नहीं करना, और सब चीज़ें, नींद कितनी डिस्टर्ब होती है? बहुत ज़्यादा। देखिए, हर कोई एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर एसी है तो हर कोई उसको बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, है ना। तो जब हम सोते हैं, हाँ, तो हम जब होता है, हमारा एक बॉडी के अंदर एक थर्मो रेगुलेटर, एक मैकेनिज्म है जो कि हमारे उस टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है। पंखे में तो काबिल है कि हम सो जाते हैं, जब बिजली नहीं होती तो लोग उसमें बेचैनी एक रहती है, उनको एक कांस्टेंट नींद नहीं होती है। जब नींद नहीं होगी तो दिन भर वो कैसे वैसे ही फोकस नहीं कर पाएगा, फिर गर्मी, तो बिल्कुल हमारी अच्छा, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस भी हो सकता है ना? बिल्कुल। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर गर्मी की वजह से मैं सो नहीं पाई, मेरी नींद ही नहीं हुई, तो सुबह मेरा दिमाग सही से फंक्शन नहीं कर रहा, मेरी इरिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मैं जल्दी इरिटेट हो जाऊँ, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाए, बिकॉज आई डिड नॉट गेट माई स्लीप। अच्छा, अभी तहकीक से जैसे हुआ है कि कुछ ज़्यादा लोग प्रोन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनके अंदर सीजनल इफेक्टिंग सिंड्रोम, जिसको हम ये डिसऑर्डर कह लें। फॉर एग्जांपल, हम 10 लोग बैठे हुए, 3 लोग बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर हो जाएंगे। जैसे कि कुछ लोग, आपने सुना होगा कि गर्मी में हमें भूख नहीं लग रही है, उनका वेट लॉस हो रहा है ना। तो ये एक बेसिकली एक डिसऑर्डर है जो कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने मेंटल उसकी तो बात की है, लेकिन इसी से मैं जुड़ी दीगर चीज़ें भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक मेंटल इफेक्ट हमें क्या होता है, हम आए हैं बाहर से, अंदर घुसे, यार प्लीज़ जल्दी से ठंडा ले आओ सो दैट आई गेट कूल। अगेन हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, बहुत गर्मी, अंदर चिल एसी चल रहा है, और हम पहुँचे हैं अपनी जगह पे, फ़ौरन से दरवाज़ा खोलें एंड देन वी आर ऑफ। ठीक है, मैं चाहूँगा लोगों को बताएं कि ये जो हम सडन चीज़ कर रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस, ये हमारी बॉडी के लिए कितना शॉकिंग होता है। सबसे ज़्यादा पता है यही चीज़ ख़तरनाक होती है, एकदम से जो ट्रांजिएंट चेंज आता है ना आपके टेम्परेचर में, यही आपकी उसको इफेक्ट करता है। मैं हमेशा बार बार अपनी उस दूसरे प्लेटफॉर्म से भी यही कहती रहती हूँ कि जब आपको पता है कि गाड़ी में आप जाने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले, तो टेम्परेचर को थोड़ा सा लोअर डाउन कर लें, ताकि आप जब तक पहुँचे तो आपकी बॉडी के अंदर एक्लिमेटाइज हो जाए। हमारी बॉडी के अंदर ये सलाहियत होती है। इसी तरह हमारे के वो है कि हम घर बैठेंगे और आते के साथ ही ठंडा पानी पी लेंगे तो हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमारा जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, जब हम आते हैं कमरे के अंदर, तो हमेशा ठंडा पानी एकदम नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी को अपना रेस्ट दें ताकि आपकी बॉडी उस पर एडजस्ट हो, फिर आप पानी लें। और अच्छा, इसकी एक रेलेवेंट मिसाल मेरे जहन में आ रही है, जैसे गाड़ी किसी की हीटअप हो रही होती है और वो उस पर फ्रीजिंग पानी डाल दे,
क्या होता है आपने देखा है कभी? मेरे साथ तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी हुआ है, पानी उड़ के बाहर को आता है, वो हर रेडिएटर का ढक्कन खोलने शुरू कर तो वो फव्वारा बन के थोड़ा सा ये कि हम लोग बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा, ठीक है गर्मी लग रही होती है, लेकिन आप थोड़ा सा, और दूसरा ये कि हम थोड़ा सा सवार कर लेते हैं। जैसे आपने बात शुरू में कही थी कि थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, गर्मी है काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। देखिए जो मजदूर है जो बाहर काम कर रहा है वो काम कर रहा है ना, वो अपनी बॉडी एक्लिमेटाइज हो जाती है, लेकिन उनके लिए भी एहतियात ज़रूरी है कि वो लाजमी 1-2 घंटे के बाद थोड़ा ब्रेक ले लें, क्योंकि कांस्टेंट अगर वो उसी टेम्परेचर पे रहेंगे तो उनके लिए वो ख़तरनाक हो सकता है। ये वाकई बहुत ही सोचने की बात है इसमें। अच्छा, क्योंकि बकरीद है तो उससे रेलिवेंट सवाल आपसे ना करें ऐसा हो नहीं सकता है। अगर हमारे पास वो वीडियो है जो एक जानवर है जिसको खड़ा किया हुआ है वो लेकर आएँ और वो किस तरीके से गर्मी लगी है उसको, इफ़ यू हैव इट हम उसको प्ले कर सकते हैं, या मीनवाइल हम डॉक्टर साहब से सवाल कर लेते हैं कि बकरीद में हम ला रहे हैं जानवर और वो हम खड़ा कर रहे हैं उसको, फिर उसको चला रहे हैं इन धूप एंड ऑल दैट। सो आई नो यू आर नॉट अ वेट बट स्टिल ये जितना इंसानों पे इफेक्ट कर रहा है उतना इन मासूमों पे भी इफेक्ट कर रहा है। जानदार चीज़ ना, तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है जब हम लेके आ रहे हैं तो कोई शेड ऊपर ज़रूर लगा दें, क्योंकि या अपने घर में अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे छाँव है आप उसको रख लें। पानी का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि ये मैंने अभी एक पर्सनल देखा था कि सामने हमारे घर के एक अच्छा खासा बकरा खड़ा हुआ है और बिल्कुल वो थोड़ी देर के बाद वो गिर गया और वो मतलब वो उसके बाद उसकी जान ही निकल गई। मतलब वो जाहिर सी बात है उसको गर्मी लगी होगी, क्योंकि वो भी तो इंसान है ना। अब वही बात है कि उसको थोड़ी देर तक वो घूम फिर रहा था, उसके बाद वो मेरे सामने, अभी 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, गिरा है, वो डिहाइड्रेटेड हुआ होगा या हीट स्ट्रोक हुआ होगा उसको। तो देखें जानवर है, वो हमारा फ़र्ज़ है कि वो बोल नहीं सकते बेज़बान है, हमें ख्याल उनका रखना चाहिए। पानी का भी ख्याल रखें, उनके खाने पीने का भी ख्याल रखें। और इस गर्मी में मेरे ख्याल में उनको घुमाने फिराने से गुरेज टाइम का बहुत मैटर करता है कि आपने घुमाना फिराना है ना शाम का टाइम जब धूप ना हो, ताकि वो भी एग्जॉस्ट ना हो। देखिए गर्मी में हम यही कोशिश करते हैं कि किस तरह बच सकते हैं। अगर हम एक्सरसाइज करें, हम काम कहते हैं काम कुछ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन आपके टाइम मैनेजमेंट थोड़ी बेहतर हो जाना चाहिए। कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है तो टाइम चेंज कर, दोपहर 3 बजे 12 बजे ना कर लें, ना करें, आप शाम के टाइम पे कर लें। इसी तरह हाँ, आपके क्लोथ बहुत मैटर करते हैं, लूज कपड़े, हल्के कलर के कपड़े, जिससे इजीली आपकी जो है वो स्वेट एब्जॉर्बिंग, थोड़ा सा इस तरह ये मैनेजमेंट होती है कि आपने मैनेज कैसे करना है। और आपने बहुत देर तक अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश करें हम जो काम दोपहर में कर रहे थे वो हम शाम को शिफ्ट कर लें, है ना। इसी तरह अगर हम बाहर जा रहे हैं तो छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी की बोतल अपने साथ रखें। और अगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं है आप कोई भी, तो ज़रूर 1 आध दिन के अंदर ORS पी लें ताकि आपकी जो नमकियात निकली है वो रिस्टोर हो जाए। अगर आप कराची में रहते हैं और आपको पानी मैसर है, हाँ, तो नहा भी लें, अगर पानी है तो फिर नहा भी लें, फिर भी थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सुनो हम ब्रेक ले लें। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी अपना तजुर्बा शेयर किया, ब्लिट्स शो के एक जानवर है और वो खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल कोलैप्स करके। और इसमें ये भी है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको फिर हलाल करना पड़ा बकरीद से पहले। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, प्लेजर हैविंग यू। तो चलें अब हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ऑब्वियसली इस मैसेज के साथ कि गर्मी है, ख्याल रखिए अपना, अपने प्यारों का, पानी पीते रहिए, ब्रेक ले लीजिए, वापस आ जाइएगा। स्टे विद अस, स्टे कूल। वेलकम बैक। और जैसे जैसे बजट की डेट आती जा रही है, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों की दिलों की धड़कनें भी तेज़ हो रही हैं। दे आर लुकिंग एट व्हेन देयर सैलरीज कमिंग एंड हाउ दे आर मेजरिंग देयर सैलरीज के इसमें से कितना टैक्स कटेगा, क्या कम होगा, ज़्यादा होगा। आई थिंक ये फिक्र है जो लोगों को खाई जा रही है। और देयर लॉट ऑफ पीपल जो एक्चुअली अभी अपने लिए जानवर लेकर आए और अब सोच रहे हैं कि यार ये अगली सैलरी कब आएगी और ये बजट से पहले आ जाएगी या नहीं आएगी। ये सैलरी तबका ही क्यों सोचता है ज़्यादातर यार, ये सवाल है। टैक्स वो देता है, सबसे ज्यादा सफर वो करता है और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन के साथ उसका टैक्स कट जाता है, तो जाहिर है उसकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती है। नए टैक्सेस भी इंपोज हो जाते हैं। हाँ, और जो सबसे बड़ा मसला है इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमारा ना, वो भी तो एक वजह है कि वो सैलरीड क्लास को और ज्यादा खा जाता है। अच्छा, इसमें जो एक बाइफर्केशन की गई थी फाइलर्स वर्सेस नॉन फाइलर्स, इस बार भी सोचा जा रहा है कि नॉन फाइलर्स के घेरा मजीद तंग किया जाएगा।
लेकिन पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार होगा नहीं होगा। इस सब पे ज़रा हम बात भी कर लेते हैं, विद होल्डिंग टैक्स पे भी बात कर लेते हैं और ये भी बात करेंगे कि आखिर कब तक ये टैक्स रिलेटेड इकॉनमी रहेगी, टैक्स ड्रिवन इकॉनमी रहेगी, इसको एक्सपोर्ट ड्रिवन इकॉनमी कब बनाएंगे। साकिब फयाज साहब सीनियर नायब सदर FPCCI हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑब्वियसली सर, जितना ज़्यादा आम आदमी टैक्स से चिढ़ा हुआ है, हर तबका टैक्स से चिढ़ा हुआ है, सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस इन दिस बजट? और मैं इस पैराए में भी पूछ रहा हूँ कि क्योंकि IMF की मदद का बजट है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो पहले हुकूमत कह रही थी कि जब हम रिलीफ दे सकते हैं, आपको लगेगा टैक्स के मामला में वो रिलीफ मिलेंगे आम आदमी को, सैलरी क्लास को? देखें, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इधर FPCCI का भी आपके तो बस खुद से आगे जाएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये जो आपने सवाल किया, जो भी IMF का बजट जिसको हम कह रहे हैं कि अब वो IMF की कंडीशंस के साथ जो है वो कोई रिलीफ मिल सकता है या नहीं, तो ये तो एक बहुत ही वाज़ेह एक ना की शक्ल में होगा कि जो कंडीशंस अब IMF लगाई हैं और इस तरह उसने पेट्रोलियम लेवी भी बढ़वाई है कि और दूसरी जगह पर भी वो कहता है कि कोई एग्जेम्पशंस या किसी को भी कोई सब्सिडी ना दी जाए। तो और मजीद जो टारगेट है, जो अब हमारा जो टैक्स जी एक आसान बजट नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ये जो हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगजेब साहब आए थे और उन्होंने ये कहा हमें कि हम चाहते हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो बजट है और ये जो IMF प्रोग्राम जो है वो आखिरी हो कि हम इसके बाद हमें IMF की तरफ नहीं जाना पड़े और इस बजट के अंदर हम लोग ऐसी पॉलिसीज लेकर आए कि हमें फिर IMF की तरफ नहीं जाना पड़े। तो उस सिलसिले में मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट से कि अब वो जरूर कोई ऐसी पॉलिसी लाएगी और वो पॉलिसी जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो उनको तजवीज़ की है, वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट होना चाहिए कि जब भी हम IMF की तरफ जब भी जाते हैं, जब फॉरेन रिजर्व्स की हमें ज़रूरत होती है या फॉरेन एक्सचेंज की हमें ज़रूरत होती है, तो उसका एक वाहिद हल यही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करें कि ताकि हमें IMF से वो फॉरेन रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज ना जब हम ये बात करते हैं कि तो फिर वो हो सकता है तो जो भी पॉलिसीज अगर बनाए जी। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं साकिब साहब कि आपका एक्सपोर्ट ड्रिवन बजट होना चाहिए ताकि उसको अप्रिशिएट कर सकें, क्या चेंजेस होने चाहिए ऑन द गो कि ये अगर आप पॉलिसी चेंज करेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट ड्रिवन बजट बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो हमेशा आता है कि ये टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। सबसे पहले तो ये खत्म होना चाहिए। कोई टैक्स रेवेन्यू टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये टारगेट होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी होगी, एक्सपोर्ट ग्रोथ कितनी होगी, ये टारगेट होना चाहिए और ये टारगेट गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी और इंडस्ट्रियल को मिल के पूरा करना चाहिए। जब ये आ जाता है कि ये टैक्स टारगेट है, तो वो फिर वही आ जाती है कि एक टैक्स कलेक्टर है, एक टैक्स पेयर है और फिर वो किसी जब नहीं टारगेट पूरा होता तो फिर एट द एंड जो है वो इन्फोर्समेंट की जाती है और किसी ना किसी तरीके से उसको कोशिश की जाती है। इससे बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो जनरेट जो हो रही होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो एक ये होना चाहिए। दूसरा, जो हमें अपनी एक्सपोर्ट पर, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो पहली ओवरबर्डन है, पूरा बोझ 60-70% जो हमारी एक्सपोर्ट का बर्डन है वो टेक्सटाइल सेक्टर ने उठाया हुआ है। तो हमें जो अभी तक जो सेक्टर जो पाकिस्तान के जो फ्लरिश नहीं हुए,
जो फ्लरिश नहीं हुए या बहुत ही स्ट्रांग है लेकिन वो फिर भी अभी तक फ्लरिश नहीं हुए, वो ये जैसे कि आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले ईयर्स में, लेकिन और मजीद बहुत अभी बहुत स्पेस बाकी है, क्योंकि आईटी सेक्टर का जो रॉ मटेरियल कोई हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, उसका रॉ मटेरियल हमारी यूथ है और यूथ हमारी 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन है। ओके, तो वो बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए हमें कि वो जो है आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट बहुत आसानी से बढ़ाई जा सकती है। दूसरा हमारा फिशरीज है। देखिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा कोस्टल एरिया भी है और बहुत बड़ा समुंदर हमारे पास मौजूद है और उसके अंदर खजाने मौजूद है। हाँ, हमारे दरियाओं की मछलियां हैं, हमारे समुंदर की मछली है और बहुत सारे, तो हम लोग उसमें हम जो है वो काफी थोड़ी सी पॉलिसीज, थोड़ी सी उनको इंसेंटिव्स देकर हम फिशरीज की एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा सकते हैं और पूरी दुनिया में इस चीज की मांग है, पूरी दुनिया। थैंक यू सो मच। आपने अपनी गुफ्तगू में सबसे अहम बात ये की कि आपको आईटी हम बढ़ाएं मामला क्योंकि आपकी आईटी का जो रॉ मटेरियल वो यूथ है। आपकी इस बात से कोई सुन ना ले और इस रॉ मटेरियल पे भी टैक्स ना लगा दे, पता चला यूथ पे भी टैक्स लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ज़रूर है, वो जो समंदर की बात की मेरे ज़हन में फ़ौरन ये आइडिया आया फ़ौरन कि यार सी मॉस है, सी वीड है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक पाकिस्तान इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। मैं समझा कि उन्होंने कहा कि समंदर, आपके जहन में आइडिया है कि चलें समंदर, हम एक ब्रेक लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि हम कब जा रहे हैं समंदर, आप आए थोड़ी देर के अंदर। गर्मी तो कम हो जाए, गर्मी। वेलकम बैक। और एक मर्तबा फिर नाम रोशन किया है अरसलान ऐश ने। अब हमें आदत होती जा रही है, पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता ई स्पोर्ट्स चैंपियन अरसलान ऐश ने एक बार फिर किया दुनिया को हैरान। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में मुनक़िदा बैटल अरीना मेलबर्न 15 टूर्नामेंट में टेकन 8 का टाइटल अपने नाम कर लिया। और टेकन के अंदर जिस तरह से हम नए रिकॉर्ड एवरी अदर डे बना रहे हैं, दैट्स ग्रेट। और अच्छा, ये थोड़ा सा टूर्नामेंट के हवाले से अपने व्यूअर्स को बता दें कि जो टूर्नामेंट होता है ये टेकन वर्ल्ड टूर का मास्टर इवेंट में से एक होता है। हम टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स की बात करते हैं तो वैसे ये होता है और दुनिया भर के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और फाइनल मैच में अरसलान का मुकाबला दूसरे हरीफ जो थे वो भी पाकिस्तानी ही थे। अच्छी बात है यार, ये भी कितनी अच्छी बात है। ब्रदर, आर यू गोना विन और आई एम गोना विन, लेट्स सी हु इज गोना विन वाली बात है। सो द मेडल कम्स टू पाकिस्तान। और ये जो ओ पाकिस्तान फाइनल ना सिर्फ पाकिस्तान गेमिंग कम्युनिटी के लिए ऑब्वियसली एक प्राइड मोमेंट है, बल्कि इंटरनेशनली भी जितना ग्रो किया है अभी रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान ने, खास तौर पर टेकन में, वो एक ह्यूज अचीवमेंट है मेरे ख्याल में सबके लिए। बहुत ही प्राइड मोमेंट। अगला हदफ अरसलान ऐश का अगला हदफ है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। ये 7 जुलाई से 24 अगस्त तक रियाद में मुनाकिद होगा। ये टूर्नामेंट ई स्पोर्ट्स की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होगा। 25 मुख्तलिफ गेम्स के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। तो भाई अरसलान, आपको हमारी तरफ से अभी से बेस्ट ऑफ लक विश करता है। हमें पता है कि आप ये भी जीत के आएंगे और ये भी अपने नाम करेंगे। और मेरे ख्याल में जितनी तेजी से इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स आ रहे हैं, आई एम श्योर ये वहाँ ना ऐसा हो जाए कि वहाँ पर भी 4-5 पाकिस्तानी फाइनलिस्ट बन रहे हों और उसमें से एक पाकिस्तानी होगा ऐसा होगा। वेल, अच्छा, इसके ये तो हमारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर थी, बट कल एक न्यूज़ आई जिससे बड़ा दिल हिला। और वो खबर ये थी कि इस्लामाबाद में जो मारूफ टिकटॉकर है सना यूसुफ, उनको कत्ल करने का खबर सामने आई। और फिर सोर्सेस ने चेक कराया और फिर पुलिस से जब हमारी बात हुई, पुलिस से जनरली जब इस हवाले से बात हुई तो पता ये चला है कि थाना सुंबल की हदूद में सेक्टर G13-1 में उनके घर में ये वाक़या पेश आया है और वहाँ से उनकी डेड बॉडी मिली है। सो दिस इज़ नॉट वन इंसिडेंट, आई थिंक फैसल, जिसके बारे में हम ऐसी बात कर रहे हैं। हालिया हमने देखे कि ऐसे बहुत सारे पहले इस बच्ची ने अपनी सालगिरह भी मनाई थी, बल्कि कुछ दिनों पहले नहीं, कुछ घंटों पहले की ये तस्वीर थी, कुछ घंटों पहले की। और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। हमारे नुमाइंदे आलिजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आलिजा, पहले ये बताया गया कि घर में कोई नहीं था, फिर अब इनकी वालदा का बयान सामने है कि उनकी वालदा और जो वालदा की नंद थी वो वहाँ पे मौजूद थी। क्या ये वाक़या हुआ, पूरा ज़रा बताएंगे हमें? देखें, गुज़िश्ता रोज़ कल तकरीबन 5 बजे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस्लामाबाद का सेक्टर G13 है
जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। और अब जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ उससे कुछ ही देर कबल इस अंदोहनाक अलमनाक वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और सना यूसुफ की जो वालदा हैं फरजाना यूसुफ, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और मुकदमे के मतन के मुताबिक उनके वालिद साहब घर पर मौजूद नहीं थे और जो सना यूसुफ के छोटे भाई हैं 15 साल के, वो भी अपने आबाई इलाके रवाना हुए थे किसी काम से। और जो SHO हैं उनका ये कहना है कि अपेरेंटली लगता है कि ये किसी जानने वाले की कार्रवाई है जिसको पता था कि मकतूला के वालिद और भाई घर पर मौजूद नहीं हैं। और तकरीबन शाम 5 बजे वो घर में दाखिल हुआ और उसके बाद उसने सना यूसुफ को 2 गोलियों का निशाना बनाया, उसके सीने पे गोलियां लगी। और फरजाना यूसुफ जो उनकी वालदा हैं, उनके बकौल उनकी एक कज़न भी चित्राल से उनके घर पर मौजूद थी, वो और उनकी कज़न इस वाक़ये की ऐनी शाहिद हैं। और जब सना शदीद ज़ख्मी होगी, बताई है कि उनके जो लोग कह रहे हैं इस बच्ची के कोई जानने वाला हो सकता है, उन्होंने किसी पे शक का इजहार किया है क्या? देखें, ताहाल इस हवाले से उसकी जो अहले खाना है उन्होंने किसी पे शक का इजहार नहीं किया। उनका ये कहना है कि उसकी कोई सच दुश्मनी नहीं थी। और आपको ये बताएं कि जब उसको हंगामी तौर पर अस्पताल लेके जाया गया है तो वो जानबर नहीं हो सकी और मौके पे ही दम तोड़ गई। और उसके बाद जो पुलिस हुकाम है उनका ये कहना है कि इस वाक़ये की हम तफ्तीश कर रहे हैं और इसकी अब ये पता चला है कि आपने बताया जैसे कि कोई और रिलेटिव थे वहाँ पर, तो क्या उनका बयान लिया गया है? घर में कोई और रिलेटिव था? देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फरजाना यूसुफ की जो एक कज़न है वो भी चित्राल से वहाँ पे आई हुई थी, घर में मौजूद ही थी। और उनकी वालदा और उनकी कज़न दोनों के सामने ये वाक़या पेश आया है। अब जो तफ्तीश आगे बढ़ेगी, इन दोनों का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और उनकी वालदा का ये कहना है कि अगर जो कातिल है उसको सामने लाया जाए तो हम उसकी शनाख्त कर सकते हैं। और जब हमने उसको रोकने की कोशिश की है तो उसने हम पर भी गन तानी है, जिसकी वजह से वो फिर फ़रार होने में कामयाब हो सका। और ताहाल उसकी तलाश जारी है। इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके किरदार तक पहुंचाया जाएगा। घर में कोई CCTV वगैरह थी, कैमरा? देखिए, इस हवाले से जो अपेरेंटली लग रहा है कि उनके पास कोई सच एविडेंस मौजूद नहीं है अगर अब तक, वरना ठीक है। राइट, लेकिन सिटी ऑफ इस्लामाबाद इज प्रीटी डेवलप्ड, वहाँ से कोई ना कोई आसपास से कोई कैमरा फुटेज ज़रूर निकल आएगी बेटर क्वालिटी में। और चूंकि ये कल का वाक़या है, अगर इसके ऊपर फौरी एक्शन होगा तो हो जाएगा। आरिजा, बहुत शुक्रिया फॉर द डिटेल्स। चलिए, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो जाता है। आपसे मुलाकात होगी कल। रखें अपना ख्याल, एंजॉय योर लाइफ, धूप से बच के। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।